हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। पिछले वीडियो सेशन में हमने फ़ोटोसिंथेसिस की जो साइट रहती है, मेन साइट जहाँ फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट, इस पर डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने उनके कुछ पिगमेंट्स जो थे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, किरेटिनॉइड्स, किरोटिनॉइड्स, किरेटिन्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो इसी के साथ मैंने उसके बाद में आपको ये बोला था कि इनके जो लाइट स्पेक्ट्रम्स होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पिगमेंट्स रहते हैं वो कलर जो एब्जॉर्ब करते हैं उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो कर्व बनता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, क्लोरोफिल ए जो कि मेन पिगमेंट रहता है, उसके बाद क्लोरोफिल बी, इन दोनों के हमने फॉर्मूले भी देखे थे। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg और क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4Mg। इनमें कॉमन एक मैग्नीशियम एलिमेंट है जो कि एक प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में प्रेजेंट जो एलिमेंट रहता है वो होता है मैग्नीशियम। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो आज हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट थे उनके यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखिए दिखाए गए हैं, जिसमें देखिए द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी शो दैट एब्जॉर्प्शन इज हाईएस्ट इन ब्लू। जो ये ब्लू रीजन है, ये रेड रीजन है, तो हाईएस्ट इन ब्लू 445 to 500 नैनोमीटर एंड रेड, जो ये रेड रीजन है 620 nm to 740 nm। तो ये इस रीजन की लाइट क्या करते हैं, ये दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू रीजन की और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा जहाँ पे करते हैं। ग्रीन रीजन में भी करते हैं लेकिन इतना नहीं करते। आगे देखिए, wavelength that optimally observed and used by green plants as the source of energy are in blue and red region। तो ये देखिए जो क्लोरोफिल ए है वो डार्क ग्रीन से शो किया है, क्लोरोफिल बी लाइट ग्रीन एंड किरेटिनॉइड्स येलो से। तो ये इनके कर्व्स हैं जिस वेवलेंथ पे ये क्या करती हैं, लाइट एनर्जी जो रहता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। आगे है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये कर्व देखे हैं इसमें जो क्लोरोफिल ए की पीक रहती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताते हैं, इट इज़ द कर्व दैट शोज द अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स एब्जॉर्ब्ड बाय ए सब्सटेंस। द ग्राफ गिवन shows the ability of chlorophyll A to absorb lights of different wavelength, okay, and chlorophyll A shows the maximum absorption peak at 450 nm and also shows another peak at 650 nm। ये 450 and 650 देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है, फिर ये 650 पे भी एक स्पेक्ट्रम शो करती है। Absorption spectrum is constituted by the pigments like violet, blue, orange and red, जिनके जो वेवलेंथ पे जो ये लाइट एब्जॉर्ब करती हैं ये होते हैं 400, 500, 600 and 700 नैनोमीटर्स। द एम्बिशन स्पेक्ट्रम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय येलो एंड येलो ग्रीन पिगमेंट 500 to 600 नैनोमीटर जो रहता है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या शो करता है, अब देखिए, it is the curve that depicts the relative rates of photosynthesis at different wavelengths of light, okay। ये ग्राफ क्या शो करता है, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स एट ब्लू, वायलेट एंड रेड वेवलेंथ इन ए प्लांट, ओके। और क्लोरोफिल ए के थ्रू ये सबसे ज़्यादा शो किया जाता है। तो ये था हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ये वेवलेंथ आपको दिखाई हैं जिन्हें तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, क्लोरोफिल जो रहते हैं वो इस वेवलेंथ का जो लाइट रहती है वो एब्जॉर्ब करती हैं,
जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लू एंड रेड रीजन में लाइट एब्जॉर्व करते हैं। और क्या होता है कि क्लोरोफिल ए की जो पीक रहती है वो हाईएस्ट होती है, ओके, 450 एंड 650। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे बोलते हैं PAR, यानी ऐसा रीजन जहाँ पे क्या होती हैं, एब्जॉर्व करने के बाद जो वेवलेंथ दिखाई देती है ना, वो प्लेस या वो रीजन, वो PAR। तो देखिए, द रीजन ऑफ वेवलेंथ इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस नॉर्मली इट रेंज फ्रॉम 0.4 μm टू 0.7 μm। ओके, तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें देखिए जो नॉर्मली स्पेक्ट्रम है 400 to 700 जो रहता है हमारा, एब्जॉर्ब किया जाता है लाइट, और इसके बीच में जो ये आपको पीक दिख रहा है कर्व, ये है ल्यूमेंस। जो विजिबल लाइट जो हमें शो हो सकती है ह्यूमन आइज़ को देखने के लिए, वो रहता है अप्रॉक्सीमेट 450 to 650 के बीच में, जहाँ पे ह्यूमन आइज़ इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं, जिसे PAR बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये ऐसा रीज़न है जहाँ पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नॉर्मली होता है और उसकी रेंज 0.4 μm टू 0.7 μm होती है। इसके बाद है एसिमिलेटरी पावर। तो ये क्या होते हैं, द केमिकल्स जो कि ATP और ADP जो रहते हैं, सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ओके, टर्न एज एसिमिलेटरी पावर। They are used in the process to reduce CO2 into carbohydrates। तो अब देखिए, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। तो क्या है, एसिमिलेटरी पावर इज़ द पावर ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH रिड्यूसेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। जो भी लाइट रिएक्शन के दौरान जो ATP और NADP, ये एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी हैं, ठीक है, एनर्जी की यूनिट्स हैं, जिसके जो आगे यूज़ की जाती हैं, स्टोर करके रखे जाते हैं इनको। टू ऑब्टेन फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो CO2 का रिडक्शन होता है, उससे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, एनर्जी के लिए होते हैं, फूड होता है। तो वो ATP और ADP NADPH जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, एसिमिलेटरी पावर्स हैं, जिनके थ्रू हमें फूड मिलता है। और कैसे मिलता है, तो वो CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट जब कन्वर्ट होते हैं तब मिलता है। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस है, क्या प्रोसेस है, बट उसकी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होती है, वो हम आज देखते हैं कि क्या है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग 2 स्टेप्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि CO2 मॉलिक्यूल और H2O वाटर मॉलिक्यूल के 6 जो मॉलिक्यूल्स थे, वो लाइट एनर्जी या सनलाइट में क्या करते थे, फूड का सिंथेसिस करते थे, यानी जो स्टार्च के फॉर्म में जो हमें मिलता था फूड, जो शुगर, ठीक है, उसको स्टोर करके रखते थे एनर्जी के लिए। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती थी। ये प्रोसेस क्या थी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी। लेकिन ये इतनी सी प्रोसेस किस तरह परफॉर्म की जाती है प्लांट्स में, उसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 टाइप से होती है। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, और इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन और द बायोसिंथेटिक फेज और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या कैल्विन साइकिल। ओके, तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो कि क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स ग्रेना पे, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में होती है। फिर इसके बाद में फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप आता है जो है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन यानी इसमें लाइट की प्रेजेंस होगी। सेकेंड वन इज़ डार्क रिएक्शन, इसका मतलब उसमें सनलाइट या एनर्जी, किसी भी तरह की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो फर्स्ट वन इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन।
तो जैसा कि हमें पता है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ light. Okay, rate of photosynthesis is directly proportional to the intensity of light. Like that, rate increases. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब रेट, जो फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होगी तो जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो भी इंक्रीज होगी। तो इसके बाद क्या होगा, जो प्रोसेस है उसका सैचुरेशन पॉइंट, स्टेबल पॉइंट पे वो आ जाएगा। ओके, तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगी, लाइट तो मेन रहेगा, तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस की रेट उतनी ही हाई होगी। ओके, तो अब देखिए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता क्या है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट इज ट्रैप्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्वांटासोम्स ऑफ ग्रेना thylakoids. These photosynthetic pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex LHC. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब प्रकाशिक रसायन सम्मिश्र। ओके, नॉन एज, जो कि दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसे PS फर्स्ट बोलते हैं एंड फोटो सिस्टम सेकेंड जिसे PS सेकेंड बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो ये लाइट रिएक्शन होती है तो इसमें देखिए जो H2O मॉलिक्यूल रहता है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और O2 का क्या होता है, रिलीज़ किया जाता है O2 को। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें जो प्रकाशिक रसायन कॉम्प्लेक्स, जो प्रकाशिक संरक्षण सम्मिश्र जो बनता है, ये दो टाइप से रहते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। तो फोटोसिस्टम में क्या होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो फोटोसिस्टम में काफ़ी सारे फोटोलाइटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये मेन पार्ट्स होते हैं। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये मिलके एंटीनी का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी जो वेवलेंथ होती है एंटीनी की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में क्या करती हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल ए जो रहता है वो एंटीनी के मिड में प्रेजेंट रहता है और जिसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन का सेंटर बनता है, जो कि ओके। सो लाइट रिएक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जो स्टेप्स रहते हैं उसके लाइट रिएक्शन के वो हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, जो कि क्या होते हैं, ATP और NADPH। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH की होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ATP की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। D का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। ADP में एक फॉस्फोरस और ऐड करने पर ATP का फॉर्मेशन होता है और NADP की फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। ओके, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट देखते हैं हमें फोटो सिस्टम। तो अभी जैसा मैंने आपको समझाया, द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड बाय प्रोटीन्स। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ए फोटो सेंटर और रिएक्शन सेंटर वर एक्चुअल रिएक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे क्या होती है, जो रिएक्शन जो रहती है फोटोसिंथेसिस की वो होती है। दिस रिएक्शन center contains a special chlorophyll molecule is fed by 100 other pigments molecules forms the light harvesting system called antennae. These antennae molecule observe light of different wavelength but shorter than reaction center in order to make photosynthesis more efficient. Okay,
These photosynthesis are named according to the sequence of their discoveries, not in the sequence in which function during the light reaction. जो ये फोटो सिस्टम थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, तो ये क्या है, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट एंड सेकेंड है, बट जब ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है तो ये फर्स्ट तो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, देन फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे रहता है. नेक्स्ट देखते हैं, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम एज गिवन बिलो. इन फोटो सिस्टम फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल ए हैज़ peak of absorption at 700 nanometer known as P700. ओके, P700 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए. सो P700 क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट की वेवलेंथ. सो सेकेंड रहता है फोटो सिस्टम सेकेंड, जो इन PS second या फोटो सिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर हैज़ एब्जॉर्प्शन पीक एट 680 नैनोमीटर, हैंस कॉल्ड P680. इसका वेवलेंथ रहता है 680 पे. तो जो फर्स्ट के लिए रहती है वो होती है 700 नैनोमीटर एंड सेकेंड के लिए 680 नैनोमीटर. ओके, तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अगर इजी वे में पूछा जाए तो, ये दोनों फोटो सिस्टम को मिला के. अब देखिए, जो इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे ये फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, लेकिन जब ये क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है तो फोटो सिस्टम सेकेंड जो रहता है वो पहले परफॉर्म होता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो रहता है वो बाद में. तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है और उनके थ्रू ही ये लाइट रिएक्शन होती है. क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो अब वो कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. तो देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है. द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इनिशिएट्स बाय द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय द फोटो सिस्टम सेकेंड. द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 nanometer इज observed by the reaction center of photosystem second, due to which electrons become excited and jump into an orbit away from the atomic nucleus. तो अब इसमें होता क्या है कि जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो क्या होता है, पहले स्टार्ट हो जाता है. तो फोटोसिस्टम सिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है उसमें फोटोसिस्टम सेकंड से जो रिएक्शन का सेंटर रहता है उसमें प्रेजेंट जो क्लोरोफिल रहता है ना, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है लाइट को, जिससे क्या होगा कि क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे एटम जो रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्साइट होके बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट से, और बाहर निकलने के बाद में उससे दूर चला जाता है. ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन जो है बाहर गया है, इसका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर रहेंगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, ठीक है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन तंत्र जिसको बोलते हैं उसमें उस तक पहुंचा देंगे, और उसके बाद में जो साइटोक्रोम्स रहेंगे उनके पास चला जाएगा, और देन फोटोसिंथेसिस फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुंचेगा. तो इसमें देखिए क्या होता है कि these electrons are then picked up by an electron acceptor which passes them further to electron transport system consisting of cytochromes. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS. जनरली बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर एब्रीवेशंस टाइप के क्वेश्चन हो तो. ओके, तो साइटोक्रोम्स के पास चले जाते हैं. इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन हिल अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल. जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्केल रहता है रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द
transport chain are not used up in the chain, instead they are further passed on the pigments of photosystem first। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास चला जाता है। इस तरह फोटोसिस्टम सेकंड स्टार्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है वो फोटोसिस्टम सेकंड के पास फर्स्ट के पास चला जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस को हम जेड स्कीम भी कहते हैं। और ये फोटोसिस्टम फर्स्ट में कौन से साइटोक्रोम्स प्रेजेंट रहते हैं ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे जेड स्कीम क्या है, और इसके बाद में जो बचा है कि फोटोसिंथेसिस का पूरी जो जेड स्कीम है इसकी प्रोसेस कैसे होती है। उसके बाद में जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस, नहीं इससे पहले हमारे जो ये वाटर का डायलिसिस रहेगा वो हमें पढ़ना है। फिर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, उसके बाद केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एटीपी एंड एनएडीपी का यूज़ भी हम उसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके साथ आपका स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन की स्टार्टिंग हो चुकी है। इसके बाद है जो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स का टाइम। तो क्वेश्चन फर्स्ट था विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें मेन रहेगा क्लोरीन, बट आंसर रहेगा क्लोरीन एंड मैग्नीशियम बोथ, क्योंकि मैग्नीशियम भी एसेंशियल एलिमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है प्लांट्स आर नॉन एज प्यूरिफायर्स ऑफ एयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, ईजी है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें होगा ए क्लोरेला। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैंने आपको दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और मैं इसी वीडियो में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इसके बाद में मॉर्निंग में नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए नीट के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं बायोलॉजी के, वो क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो डेली मॉर्निंग आपको नीट प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। डेली हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पॉसिबल सभी टॉपिक्स पे होने वाले क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।